ये जो आज देश का सवाल है, असल में ये आर्थिक मामलों पर जो एक संकट की अलार्म बेल बजी है, ये उससे जुड़ा हुआ शो आप देखने वाले हैं अगले 1 घंटे में। और ये बजट के मसले पर होने वाली चर्चा या विश्लेषण नहीं है, ये आर्थिक संकट जिसको सरकार ने मान लिया है कि 70 साल का सबसे बड़ा संकट है, उस पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। और ये संकट अगर आया तो किसके चलते आया, क्या उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वो मानेगा भी कि वो जिम्मेदार है, और कोई सामने रास्ता दिखाई दे रहा है। ये जो पैकेजेस हम देख रहे हैं, क्या इससे वाकई अर्थव्यवस्था उभरेगी या फिलहाल ये बूस्टर डोजेस लगाए जा रहे हैं या इससे कुछ नहीं होने वाला। आप में से कई लोग हो सकता है ऐसे हों जो इस वक्त ये शो देख रहे हों और उन 10 लाख लोगों में शामिल हों जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे और ले ऑफ का शिकार हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई। ये शो आपकी जेब से, आपके परिवार से, आपके खर्च से, आपकी पढ़ाई, आपकी फीस, आपकी दवाई, आपकी जेब, आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखता हुआ शो है। ये देश का सवाल है। आज असल में बहुत सारे ऐलान हुए, ऐसा लगा मिनी बजट पेश हुआ है। और तमाम ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किए, जिसमें उन्होंने एक तरीके से मिनी बजट सा पेश कर दिया। देश आर्थिक मोर्चे पर 70 सालों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बाजार में पैसा नहीं है, लाखों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। मगर अचानक ये सब कैसे हो गया, ये रिपोर्ट। बाजार में पैसा ही नहीं, ये सरकार का कहना है। सत्तर साल में सबसे बुरा दौर, ये सरकार का कहना है। किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं, ये सरकार का कहना है। एक एक कर कंपनियों की हालत खस्ता हो रही है, उत्पादन घटता जा रहा है, रोजगार छिनता जा रहा है, बाजार मंदी की चपेट में आ रहा है और पूरे वित्तीय तंत्र में खतरे का अलार्म बज उठा है। ये बातें अब तक अलग अलग रिपोर्ट और अर्थव्यवस्था के जानकारों के जरिए सामने आ रही थी, मगर चिंता तब और बढ़ गई जब ये बात खुद नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कही। This is an unprecedented situation for a government of India from the last 70 years. We have not faced this sort of a liquidity, sort of situation where the entire financial sector is in a churn and nobody is trusting anybody else. It's not just the government and the private sector. Within the private sector, nobody wants to lend to anybody else. Everybody is sitting on cash, but they will not move the sector. ये वो नीति आयोग है जिसका गठन मोदी सरकार ने 2015 में किया था। योजना आयोग की जगह थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग के धुरंधर सरकार को सलाह भी देते हैं, योजनाएं भी तैयार करते हैं और आने वाली चुनौतियों से आगाह करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। शायद यही वजह है कि वित्त तंत्र पर खतरे की आहट दिखी तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अलार्म बजा दिया। 2 issues here. One is you may have to take steps which are out of the ordinary. Second point is that I think the government must do whatever it can to take away some of the apprehensions of the private sector. राजीव कुमार ने देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई तो सामने आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुनिया की हालत को ही चिंताजनक बता डाला। Moreover, not just one, many organizations have come out repeatedly to say the global demand is going to be very weak. So that's one broad picture. The lines there show you very clearly what is the growth globally and where India stands in that. ये और बात है कि जिस वक्त देश में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के इस बयान पर चर्चा गर्म रही, लगभग उसी वक्त विदेश में पीएम मोदी ये बता रहे थे कि कैसे देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम न सिर्फ उस सफर पर निकल पड़े, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राजीव कुमार ने देश पर छाए इस संकट के पीछे कई वजह गिनाई हैं। उनके मुताबिक 2009 से 2014 के बीच बिना सोचे समझे कर्ज बांटे गए, जिससे एनपीए बढ़ा और बैंकों की नया कर्ज देने की क्षमता कम हो गई। नोटबंदी और जीएसटी कोड से बाजार का खेल बदल गया। बाजार में 35% कैश फ्लो था, जो काफी कम हो चुका है।
हर कोई नकदी लेकर बैठा है, मगर किसी को किसी पर भरोसा नहीं। निजी क्षेत्र में कोई किसी को कर्ज देने को तैयार नहीं है। लिहाजा सरकार को संकट से निपटने के लिए फौरन कोई बड़ा और लीक से हटकर फैसला लेना होगा। राजीव कुमार ने बाजार और रोजगार के जिस खतरे को लेकर सरकार को आगाह किया है, उसके संकेत बाजार भी दे रहा है। जुलाई में कारों की बिक्री में 30% की गिरावट दर्ज की गई। कार बिक्री का असर प्रोडक्शन के साथ ही रोजगार पर हुआ। 3 महीने में ऑटोमोबाइल सेक्टर से 2 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला कपड़ा उद्योग भी मंदी की मार झेल रहा है। निर्यात में 50% गिरावट से 1/3 उत्पादन बंद हो चुका है। कपड़ा उद्योग में लाखों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर भी मंदी की मार से कराह रहा है। करीब 6,25,000 फ्लैट बनकर तैयार हैं, मगर खरीदार नहीं मिल रहे। एफएमसीजी सेक्टर पर भी मंदी का असर दिखाई दे रहा है। बिस्किट कंपनी पार्ले ने 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की बात कही है, तो ब्रिटानिया ने खर्च में कटौती और प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा बैंकिंग और आईटी सेक्टर में नौकरियां सिमट रही हैं। ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां भी घाटे के चलते कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। अगर आपका सीईओ नीति आयोग का कह रहा है कि ये स्थिति है, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चुप हैं। उनको मालूम ही नहीं क्या कदम उठाने क्या नहीं उठाने। जिस किस्म का उन्होंने बजट दिया है, इसका मतलब साफ जाहिर है कि उनको चिंता भी नहीं है, क्योंकि इस सरकार को चिंता तो अलग चीजों की है ना, कि किसी तरीके से किसी को अंदर किया जाए। उधर रुपया 8 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को $1 की कीमत 71.81 हो गई, जिस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए। इससे पहले 20 अगस्त को रघुराम राजन ने ट्विटर पर लिखा था कि तूफान से पहले की शांति है, अर्थव्यवस्था में मंदी है, ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन है, नौकरियों के मौके नहीं बन रहे। सबसे अहम बात है कि देश के बैंकर असामान्य हालात से गुजर रहे हैं। ये तमाम संकेत एक तरह की चेतावनी की तरह है और कोई मूर्ख ही इन संकेतों को नजरअंदाज कर सकता है। सवाल है कि आखिर बाजार की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और सरकार इस सबसे बड़ी चुनौती से कैसे निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और जिस तरीके से नीति आयोग ने आज सुबह ही इस बात को स्वीकारा कि यह 70 साल की एक बड़ी क्राइसिस है, शाम होते ही गवर्नमेंट की तरफ से यह दिखाया गया कि हम क्या कोशिशें कर रहे हैं और एक बड़े बेल आउट पैकेज का एक तरीके से ऐलान किया गया। यह दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट अब जाग रही है, लेकिन ये तब जब चिताया जा रहा था, तब जब चेतावनी दी जा रही थी और उसके बाद असर दिखने लगे थे कि लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, सामान बिक नहीं रहा है, कंजम्पशन पे, पर्सनल कंजम्पशन पे भी फर्क पड़ने लगा है, तब सरकार ने आखिर कदम क्यों नहीं उठाए? क्या सरकार को पता था और उसे सही वक्त का इंतजार था, या असल में नब्ज पकड़ते पकड़ते बहुत देर हो चुकी है और अब एक तरीके से आपने एक पेशेंट को आईसीयू में और ऑलमोस्ट वेंटिलेटर में पहुंचा दिया है और अब सिर्फ उसको कुछ एक इंजेक्शंस देके आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ डीके अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस चर्चा का हिस्सा हैं। और यहां पर हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और चेतन हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं, चेतन सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। जफर भाई, आप ही से शुरुआत करता हूं। ये इतनी देर क्यों हो गई चीजों को समझते समझते, और अब जो किया जा रहा है ये बहुत देर से उठाया गया कदम नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें जो निर्मला जी ने कहा, वो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी में चाहे जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, चाहे वो जर्मनी के, चाहे यूएसए के, वो डेवलप्ड इकोनॉमीज, आप उसको देखिए, वहां पर रिसेशन है, थोड़ा वहां पर मंदी है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि जो फोरकास्ट बताया 3.2, जो ग्लोबल इकोनॉमी का जीडीपी का जो फोरकास्ट था 3.7 से 3.2 कट के 3.2, और जो और अगर फर्दर आप एक स्टेप जाए, उन्होंने भी अपने बात में कहा, लेकिन कई रिपोर्ट ऐसी है जिसमें 2.9 तक दिखाया गया है कि बंदी 2.9 तक ग्लोबल जीडीपी 2.9 के तक आ सकती है, मतलब 2.9 से 3.2 के बीच में। आप चाइना के मिसाल ले लीजिए, चाइना में आपको देखिए जो टारगेटेड ग्रोथ था उससे नीचे सारे एजेंसीज ने नीचे बताया, सरकार भी बताती है। इंडिया में 6.8 पे जो 6.8 का जो है उससे नीचे थोड़ा सा नंबर अभी लोगों ने दिखाया है, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इंडिया में जनरल इलेक्शन था, लाइक एनी अदर कंट्रीज जनरल इलेक्शन था। जनरल इलेक्शन के वक्त जो
ये कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उस पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो कैपेक्स सरकार का होता है, वो बंद हो जाता है। और उसकी वजह से जो ग्रोथ कैपेक्स में जो 12% क्वार्टर टू क्वार्टर दिख रहा था, वो घट के पिछले क्वार्टर में जो है वो 2% हुआ। और अगर उसको ट्रांसलेट कीजिए, एक्चुअल जीडीपी ट्रांसलेट की कितना जीडीपी में फर्क आया, तो 80 बेसिस पॉइंट का जीडीपी में फर्क आया। तो मतलब ओवरऑल पिछले क्वार्टर में अगर जीडीपी गिरी तो उसकी वजह से कैपेक्स सरकार की तरफ से कम हो गया। सर ये जो है ना, ये न मेरे समझ में इतना आ रहा है, आप लोग आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। नहीं, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है सर, वो ये दिखाई दे रहा है कि लाखों की कार से लेकर 5 रुपए का बिस्किट तक लोग खरीदना बंद कर रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, और जो अर्थशास्त्र को समझने वाले वो लोग जिन पर सरकार ने भरोसा किया था, वो कह रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक है। आपने जिस तरीके से नोटबंदी की वो ठीक नहीं था, आपने जिस तरीके से जीएसटी लागू किया वो ठीक नहीं था। आज लोगों के पास पैसों की कमी है और वो उनके पर्सनल कंजम्पशन तक में रिफ्लेक्ट हो रही है सर। और इसके पहले कि मैं और ज्यादा इसमें पॉलिटिकल व्यूज लूं, मैं जरा डीके अग्रवाल साहब से बात कर लूं, उनकी तरफ से अनबायस्ड व्यू आने की मैं उम्मीद करता हूं। अर्थशास्त्र को लेमैन लैंग्वेज में सर जो समझा जाता है वो ये कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं क्या खरीद पा रहा हूं कि नहीं। डीके अग्रवाल साहब, स्थिति चिंताजनक है कि नहीं, कितनी चिंताजनक है, क्या हम उबर पाएंगे, और आज अगर चिंताजनक है तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, स्थिति काफी चिंताजनक थी। और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये इसका एक बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने। और अगर स्थिति चिंताजनक नहीं होती तो बजट पास होने के इतनी जल्दी गवर्नमेंट आज ये अनाउंसमेंट नहीं करती। बट मेरा ये विश्वास है कि आज जो मेजर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं, मुझे लगता है कि ये सही डायरेक्शन में है और इसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव आएंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ रहा था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही थी, जॉब कटिंग हो रही थी। बट एक बात पक्का हुआ कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए बिल्कुल सजग है, गवर्नमेंट को चिंता थी। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जो स्टेप्स लिए हैं, जो इकोनॉमी के पेन पॉइंट्स थे, जिन सेक्टर्स के अंदर आर्थिक मंदी छाई हुई थी, भले ही वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, और इनकम टैक्स का जो एक डर सताया हुआ था, जीएसटी का जो रिफंड्स की प्रॉब्लम थी। अग्रवाल साहब, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा था, आप भी लग रहा है आज मुझको लगता है जफर भाई के हिसाब से पैनल हैवी है। मैं डीके अग्रवाल साहब सीधी सी बात आपसे पूछ रहा था कि लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है, और क्या जो आज कर लिया गया उससे तुरंत में कुछ असर दिखेंगे, या लॉन्ग टर्म आप समझते हैं कि भला हो जाएगा, और अगर ये स्थिति बनी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहरहाल आपके पास मैं आगे आऊंगा। अब जरा शहजाद से इस बात को मैं समझ लूं कि शहजाद, ये किस वजह से कि जहां से सबसे ज्यादा ब्लीड हो रहा है वहां सबसे आखिर में मरहम क्यों लगाई जा रही है? बाकी सब इश्यूज को पहले एड्रेस किया जा रहा है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हम कहां से ब्लीड कर रहे हैं पहले ये समझने की जरूरत है। हमारे देश में आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों कम हो रहा है? दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी, सरकार तो पैसा इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर आप देखें पिछले बजट में भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा कर रही है। अगर रोड्स भी देखें, हाईवेज भी देखें तो दुगने हाईवेज बन रहे हैं आज। पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे क्यों इस तरीके से आक्रमण हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे देश में चल निधि की एक संकट आई, लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस क्यों आई? आप या मैं अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम बैंक से लोन लेते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं और हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। पर बैंकों के पास पैसा ही नहीं बचा देने के लिए। क्यों? क्योंकि यूपीए नाम की एनपीए थी इस देश में, और उसमें क्या क्या, मैं नहीं कह रहा, रघुराम राजन कह रहे। क्या कहा रघुराम राजन ने? सारे एनपीए यूपीए ने दिए। आपको मैं बताऊं, 2006 तक, मतलब 60 साल में। एक सेकंड, नहीं, आप बोलिएगा, पूरा बोलिएगा। आप ये बताइए कि अगर मैं बीमार हूं और किसी ने मुझको बीमार कर दिया और आप डॉक्टर बन के आए, तो मेरी सेहत पहले से और बिगड़ जानी चाहिए कि उसमें कुछ सुधार दिखना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं। नहीं, एनपीए जो पहले थे उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा और क्यों बढ़ गए? मैं आपको बताता हूं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको कौन सी बीमारी है। तो मैं आपको बीमारी दिखा रहा हूं। बीमारी ये है कि 60 साल में आपने 18 लाख करोड़ लोन दिए थे कुल,
और फिर मनमोहन सिंह के मतलब पीछे से सोनिया गांधी के 6 साल बाद में 2008 से 14 में आपने और 18 लाख करोड़ दे दिए बिना देखे बिना परखे किसको लोन दे रहे हैं, क्यों लोन दे रहे हैं, डिफॉल्टर को लोन दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या दवाई दी गई। आपने तो बीमार कर दिया पेशेंट को। सोनिया गांधी के 6 साल बाद में 2008 से 14 में आपने और 18 लाख करोड़ दे दिए बिना देखे बिना परखे किसको लोन दे रहे हैं, क्यों लोन दे रहे हैं, डिफॉल्टर को लोन दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या दवाई दी गई। आपने तो बीमार कर दिया पेशेंट को, पर पिछले 2 साल की मैं अगर बात करूं तो आईबीसी जब से आया है तब से आपने 80,000 करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर बैंक को वापस से रिकवर करके दिया। 1 लाख करोड़ इस साल होने वाला है। मतलब मनमोहन सिंह सोनिया गांधी लोन गिवर थे। लोन गिवर किसको थे? चिदम्बरम के जरिए माल्या को, नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को, और आज एक मोदी लोन रिकवरी एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज भी कुछ कदम उठाए गए हैं, आज भी कुछ राहत देने की जरूरत है ताकि डिमांड बढ़े मार्केट में। पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एनपीए का कैंसर यूपीए ने दिया है। जिस तरीके से आपको याद है फ्लाइट में जाते हो मनमोहन सिंह क्या, मैनू किंगफिशर नु बचाना है तो लोन देना है। अब किंगफिशर का मालिक कहां बैठा है और उसको वापस लाने की कौन जद्दोजहद कर रहा है? इन्होंने तो तिजोरियां लुटवा दी, हमने तो तिजोरियों से पैसा जो लूटा है वो आज सरकार वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो आपको तो ये पूछना चाहिए कि इन्होंने लूटा क्यों और किस तरीके से लूट खसूट मची थी जिसकी वजह से आज हम लोग भुगत रहे हैं। अरे तो वो एनपीए और क्यों बढ़ गया? उस समय तक जो एनपीए था वो वहीं रुकना चाहिए। वो एनपीए और क्यों बढ़ गया इन 6 सालों में? देखिए, इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन चेतन ये सवाल ये लगातार उठाया जा रहा है और हमेशा 70 सालों का 60 सालों का हवाला दिया जाता है। इसमें भी ये है कि कांग्रेस ने इस कदर गड्ढा खोदा कि उसको भरने में हमको ये देर लग रही है। लेकिन सवाल ये है कि गड्ढा भरने की बजाय गड्ढा और गहरा क्यों हुआ? आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, चुनाव चले गए, अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन क्या करें, अब ऐसे ही सत्ता चल रही है, कभी पाकिस्तान, कभी कुछ। अब आप इस पर देखिए, इस पर अगर मैं कुछ कहूं आपको, तो पहले क्या होता था? पहले किसान आत्महत्या करते थे, अब तो कंपनी के मालिक भी आत्महत्या करने लगे। अब आप ये देखिए ना क्या हुआ सीसीडी के फाउंडर के साथ में, कैफे कॉफी डे के फाउंडर के साथ में, और थोड़ा उन्होंने लिखा भी, अपनी चिट्ठी में भी लिखा उन्होंने क्या हुआ। तो देखिए, जब तक हम लोग बिजनेस और एजेंसीज को अलग अलग समझ के अलग अलग तरीके से नहीं चलेंगे, इनको अच्छे तरीके से नहीं यूज करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखिए चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा कितना हुआ। एक अमेरिका का जो चुनाव होता है वो सबसे महंगा चुनाव कहा जाता है, लेकिन इस बार तो हमने उस चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया। $7 बिलियन का चुनाव हुआ है जी हमारा। इतना महंगा चुनाव कहां से आता है? पैसा कहां जाता है? इंडस्ट्रीज लगाती है, क्या होता है? अब आप देखिए, मारुति जैसी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकाल दी, 3,000 उसने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज निकाल दिए। सबसे पहले कौन मरता है? जो सबसे गरीब तबके का, सबसे नीचे तबके का होता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लीजिए, अभी सारी रिपोर्ट आई, और सारी रिपोर्ट आपके भी गार्डियन ने रिपोर्ट निकाली थी, जो अखबार है, सारी रिपोर्टें कह रही है कोई भी एक सेक्टर ऐसा नहीं है जो अब इस समय ठीक कर रहा हो। उसका जिम्मेदार कौन? आप लोगों ने इतनी लचर व्यवस्थाएं बनाई। अब देखिए ऐसी पॉलिसी पैरालिसिस तब देखने को मिली, उसका असर आज तक नहीं जा रहा है। दिनेश गौतम जी, 6 साल बहुत होते हैं। 6 साल इस देश में इस सत्ता, भारतीय जनता पार्टी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी जब अपने दूसरा, मसूद हाशमी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। हमारी जिंदगी का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है, लेकिन ये सवाल किसने खड़ा किया और क्या, अब इसके जवाब। फर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, और कैसे इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं उनका भी हवाला वो दे रहे थे और वो बता रहे थे कि चीजें ठीक हो जाएंगी। जफर साहब, आप जैसा कि हमारी जानकारी है बैंकिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप बैंकर भी रह चुके हैं, आपसे बढ़िया फाइनेंस और अकाउंट्स के बारे में कौन बता सकता है? क्या इस तरीके के इंपल्सेस देने से, जैसा अभी कोशिश की जा रही है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके से वो बता दी गई कि आगे क्या रहने वाली है, फिस्कल प्रूडेंस नहीं दिखाते हुए मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर दौड़ाया जा सकता है? देखिए, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही हालत में है। मैं 2-3 बातें, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, आप सवाल करते हैं, समय बहुत कम देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखिए, चाहे इन्फ्लेशन हो, 2014 में क्या इन्फ्लेशन था, अभी क्या है, प्राइमरी डेफिसिट देखिए, आप फिस्कल डेफिसिट देखिए, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखिए, चाहे आप रिजर्व देखिए, फॉरेन रिजर्व देखिए,
सब कुछ बेहतर हालत में है। चाहे टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखिए, आप जो भी रेशियो देखिए, जो भी नंबर्स देखिए, पैरामीटर्स आपको अच्छे लगेंगे पहले से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो शहजाद कह रहे थे, मैं उसमें थोड़ा इजाफा करता हूं। उन्होंने जो नंबर बताया कि 18 लाख करोड़ का लोन दिया, लेकिन मैं एक्चुअली नंबर शायद उनको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं कि 1947 से 2006 तक 18 लाख करोड़ का था, 2006 से 2013 के बीच में 34 लाख करोड़ का, जो 1947 से 2006 तक 18 लाख और 2006 से लेकर 2013 तक 34 लाख, मतलब 52 लाख करोड़ का लोन हो गया। और उसमें अगर पूरे लोन को जो 34 लाख करोड़ एडिशनल लोन दिया गया 6 साल में, उसको अगर आप एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल मेरे जैसे अगर उनसे पूछिए कि उसकी एनालिसिस करो, जो डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट करके जो तरीका होता है देखने का कि वो प्रोजेक्ट पैसा बनाएगा या लॉस करेगा, उसको देखते हैं एबिटा नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। 67 से 68% प्रोजेक्ट जिसमें नेगेटिव एबिटा, मतलब वो लॉस ही करना था। मतलब सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने एनपीए जानबूझ के करवाया। फिर भी मैं आपको आंकड़े देता हूं, 2014 में 11.2% एनपीए था, आज घट के वो 3.8% है। मतलब नीचे नीचे करे हमने रिकवरी करने की शुरू की। जफर साहब, सवाल ये है कि बातें नहीं माना कि उसके पहले बड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन क्या आप लोग स्थितियां सुधार नहीं पा रहे हैं? जफर साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ये देश का सवाल है। मसूद भाई के पास चलेंगे। की खबरों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार सामने आई, साफ किया कि दुनिया में मंदी है लेकिन भारत की स्थिति बेहतर है। Global situation is very clear, and the current projected global GDP growth is of about 3.2% and probably is going to be even revised downwards. Moreover, not just one, many organizations have come out repeatedly to say the global demand is going to be very weak. So that's one broad picture. The lines there show you very clearly what is the growth globally and where India stands in that. You can see the yellow line which stands for India is still very much high above. The United States and Germany have seen inversion of yield curves, which points to slowdown in growth of consumption in these countries also. So it's not a story just of the emerging economies, but even global advanced economies are facing this. The growth rate still in comparison to many of these countries high, and if anything, even compared to China and the United States, our growth rate is higher than everybody else. So let's just keep that at the back of our mind. तो क्या इस वक्त ये जो बात कही जा रही है कि एक ग्लोबल स्लोडाउन भी है, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा जा रहा है कि हमारी स्थिति बेहतर है, क्या हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं? मसूद भाई, देखिए दिनेश जी, परेशानी जब होती है कि जब जो महारती ना हो उनके हाथ में आप चाबी दे दें, उनके हाथ में देश चलाने का और सत्ता की बागडोर दे दें। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, मतलब मैं इस बात को पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहता हूं, वो रफ्ता रफ्ता कम होते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जो उनके अपने सीनियर पॉलिटिशियंस थे, तजुर्बेकार लोग थे, उनको मार्गदर्शक कह के या के बूढ़े हो चुके, इनकी अकल अब काम नहीं करती, उन्हें साइडलाइन कर दिया। और या कुछ लोग जैसे सुषमा जी और अरुण जेटली जी अपनी सेहत की वजह से पॉलिटिक्स से अलग चले गए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी और इसके जो लीडर्स, जो टॉप ब्रास लीडरशिप है इस वक्त जो कहा जाता है, उसमें अगर उठा के देखें तो मुझे लगता है कि एक या दो सिर्फ पॉलिटिशियन नजर आएंगे, राजनाथ सिंह जैसे। बाकी तो सारे मशीनी पॉलिटिशियंस हैं जो ईवीएम के सहारे या कुछ जज्बाती या गंदे नारों के सहारे। बात ये देखिए मेरे बगल से एक ऐतराज किया जा रहा है और वो जायज है जी। आप इकोनॉमी की बात करें, आप ये बताएं। वही तो कह रहा हूं, जब हैं जो ईवीएम के सहारे या कुछ जज्बाती या गंदे नारों के सहारे। बात ये देखिए मेरे बगल से एक ऐतराज किया जा रहा है और वो जायज है जी। आप इकोनॉमी की बात करें, आप ये बताएं। वही तो कह रहा हूं, जब जो अनाड़ी लोग हैं उनके हाथ में बंदा पकड़ा दोगे तो फिर तो मसूद जी,
एक सेकंड आ रहे हैं जफर भाई, आ रहे हैं। दिनेश जी, एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड, या तो एक सेकंड सर, पॉलिटिक्स कर लीजिए। जफर भाई, सवाल ऐसी बात नहीं है, बात करते हैं, जल्दी से अपनी बात कहिए, एक सेकंड शुरू हो जाता है। एक सेकंड, जफर भाई आ रहे हैं आपके पास, अपनी बात कहिए, जल्दी से अपनी बात। हाँ, अनाड़ी लोग थे अब यहाँ पे सब, तो ये जो खिलाड़ी इनके थे, एक सेकंड सर, जफर साहब एक सेकंड, इकोनॉमी पे डिबेट कर रहे हैं। जफर साहब एक सेकंड सर, शहजाद बोल रहा हूँ, एक सेकंड। इनके खिलाड़ी अनर्थ शास्त्री मनमोहन सिंह के जमाने में इनको फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन पता है कि नहीं पता, पर सबने देखा कि मोदी जी मोदी के जमाने में 3.4। सवाल सुनो, तुम्हारे अनाड़ी, तुम्हारे सब खिलाड़ी लोग थे ना, उनके जमाने में 5.9 फिस्कल डेफिसिट था, इन्फ्लेशन 10% था, और जीडीपी 6.7। एक सेकंड, जगदीश शेट्टीकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर टू अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं जगदीश शेट्टीकर साहब। कितने अलार्मिंग हालात हैं और एक आम आदमी के लिए कितनी चिंता या कितनी राहत है इस वक्त? नहीं, पहले बात मैं ये कहना चाहता हूं, इसको कोई सरकार का तरफ से या सरकार का विरोधी ये डिबेट कहने से प्रॉब्लम हो जाता है। हम समस्या को समस्या के नाते देखा जाएगा तो हमें इसका गंभीरता का समझ में आता है। अभी जो स्लो डाउन कहते हैं, तो जो भी है बाहर का जो एजेंसीज है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो लोग तो भी उसका जीडीपी ग्रोथ को कम कर रहे हैं। हमारा अंतर के एजेंसी भी उसको कम दिखा रहे हैं। मुख्य कारण ये है, जो मांग है, दो डिमांड कहते हैं हम लोग, तो मार्केट में डिमांड या मांग उसका कमी का वजह से तो आर्थिक समस्या हो रहा है। उसको मुख्य कारण एक तो बाहर का, जहां तक बाहर का कारण है वो सरकार का कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारा मेजर मार्केट्स है, वो उस मार्केट में आर्थिक प्रगति का समस्या है। जब हमारा मार्केट में समस्या है, स्वाभाविक से वो जो हमारा एक्सपोर्ट का डिमांड है उसका ऊपर असर पड़ता है। मगर और दूसरा जो आंतरिक है, उसमें भी मुख्यतः जो रूरल डिमांड है, वहां तो रूरल क्राइसिस तो है, तो उसके लिए कोई हमें किसी को जिम्मेवारी नहीं तैरना। हमें ये समझना है क्यों उस तरह का समस्या है। सर, ये कब से पता है कि एग्रेरियन स्ट्रेस है, सीमेंट का ये कब से पता है कि अभी डिमांड जो है वो धीमी पड़ गई है और उसकी वजह से असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, नहीं चेतन, सवाल ये है कि एक तरीके का जब लेमन ब्रदर्स वहां पर उन पर असर हुआ, सब प्राइम क्राइसिस, और उसके बाद मंदी की बातें हुई, तब भी क्यों भारत की अर्थव्यवस्था इंसुलेटेड रही और अभी क्यों भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर पड़ा है? देखिए, सरकार की नीतियां, अगर नीतियां और नीयत दोनों चीजों पर अगर देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। देखिए, आप नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, एक नया चोला पहना दिया, नीति आयोग बना दिया। अब उससे हुआ क्या, आप देखिए, आप समझिए। दूसरी बात अगर मैं यहां पर कहूं, आज के समय में अगर हम देखें, जो देश ऐतिहासिक वित्तीय मंदी से गुजर रहा है, उसके पीछे अगर हम देखें जीएसटी, नोटबंदी, उनसे हुआ क्या है? जीएसटी 1 स्लैब 5 स्लैब है अभी भी, लेकिन बोला जाता है 1 स्लैब। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था अभी 15 अगस्त को कि जफर भाई, क्या ये बात नहीं? अब एक सेकंड जाने दीजिए। क्या आप ये मानते हैं, क्या आप ये, एक सेकंड जफर भाई, क्या आप ये मानते हैं होंगे ग्लोबल फैक्टर्स, होंगी ऐसी चीजें जो विश्व में ऐसी हो रही हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप ये मानते हैं क्या कि मौजूदा दुश्वारी के लिए नोट बैन और जीएसटी भी जिम्मेदार हैं? मैं देखिए, कुछ बातें मैं इन पॉलिटिकल डिबेट नहीं करूंगा। अनफॉर्चुनेटली आप पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिकल नहीं है, नोटबंदी, जीएसटी, लोगों की हालत देखिए, बाजार, अनऑर्गेनाइज मार्केट पूरा खत्म हो गया इसकी वजह से। क्या आप लोग सिर्फ घुमाते हैं? अभी निर्मला सीतारमण जी भी घुमा रही हैं। आपकी पॉलिसी नेपाल में, चाइना घुमाइए नहीं। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। पॉलिटिकल में आप लोग क्यों सही, वो क्या कह रहे हैं? जफर भाई, बात जल्दी से पूरी कीजिए प्लीज। अच्छा सुन लीजिए, गौतम जी,
गौतम जी, आप देखिए, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज जो हिंदुस्तान की कंपनी जैसे डाबर उठाइए, जैसे नेस्ले उठाई, डाबर का ग्रोथ 10% है। आप देखिए उनकी ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ, मतलब सेल्स बढ़ रहा है 10% से। आप देखिए घर घर तक हमने बिजली पहुंचाई, तो जियो भी बढ़ रहा है। उसका वाइट गुड मुकेश अंबानी की सारी कंपनियां बढ़ रही हैं, अदानी की भी सारी अगले 1 मिनट में जफर अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद आप कहिएगा। 24% से डिमांड बढ़ रहा है। आप देखिए, नहीं, आप देखिए, नहीं, एशियन पेंट्स का देखिए। मैं तो भाई ये पब्लिश नंबर है चेतन जी, कम से कम पब्लिश नंबर पे बात कर रहे हूं, कोई अपने घर से नंबर नहीं बना रहे। आप सरकारी दफ्तर, कांग्रेस के सरकारी दफ्तर से लेके आइए, या बोलिए उनका जवाब दीजिए। जफर भाई, 3 रुपए का शैम्पू का पाउच नहीं बिक रहा। आप क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? 3 रुपए का शैम्पू का पाउच नहीं बिक रहा, 5 रुपए का पार्ले। चलिए अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ लौटते हैं। 10,000 निकाल दिए। आपको देखना पड़ेगा उन बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ जहां से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। तो आपका है, मारुति भी रो रहा है और पार्ले जी भी रो रहा है। जी, मैं कुछ तथ्य रख दूं, पार्ले जी का ये रिपोर्ट आया है एफआई इन्वेस्टमेंट में, एफआई इन्वेस्टमेंट वाईटीडी ग्रोथ जो है $8 बिलियन का है। वाईटीडी नेट इन्वेस्टमेंट एफआई का। मैं अपनी बात रख तो आप देखिए हर तरफ तो पॉजिटिविटी। हाँ, मुझे पूरा ग्लोबल रीजन की वजह से इकोनॉमी थोड़ा रिसेशन में, मतलब आप कहना चाहते हैं कि देश खुशहाल है, देश की जनता खुशहाल है। आप एक बात का जवाब दिए सीधा। इंडिया में आप कहना चाहते हैं कि देश की जनता और देश खुशहाल है। मैं जवाब दे सकता हूं, स्पेसिफिक जवाब दूंगा। पॉजिटिव फैक्टर है इंडिया में। स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना। एक सेकंड, बहुत सीधी सी बात है कि 6 साल आप लोगों को सरकार चलाने के लिए मिले। इसमें क्या हुआ कि 5 पॉइंट समथिंग पर इकोनॉमी अभी लास्ट क्वार्टर में हमको देखने को मिली। क्या हुआ कि 72 पर, तब जब मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा पहुंच गया है रुपया, अब क्या हुआ कि ये वाली नौबत आ गई। क्या हो रहा है कि ये तमाम चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि इकोनॉमी बजाय सुधरने के खस्ता हाल हो रही है, और कई जगहों पर केवल आंकड़ों के जरिए शायद ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि चीजें ठीक है, जबकि लोगों को जो महसूस हो रहा है वो आंख है, वो तपिश है। की 11वीं इकोनॉमी में थी, आप आज टॉप 6 इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी से 7वीं इकोनॉमी। आप जफर भाई, आपसे वक्त दिया जाए, मैंने आपसे बात की, आपको टाइम दिया। हिंदुस्तान का नंबर कहाँ? ठीक है, पहले तो पार्ले जी की खबर का मैं आपको बता दूं। जल्दी, पार्ले जी का स्टेटमेंट है, नो जॉब लॉस, 7% उनका सेल गिरा है, नो जॉब लॉस। ये मैं आपको न्यूज रिपोर्ट दिखा रहा हूं, छोड़ दीजिए उसको। मैं कह रहा हूं कि इनके समय पे इकोनॉमी बहुत फर्स्ट क्लास थी, आज इकोनॉमी तहस नहस हो गई। तो मुझे सिर्फ 2 आंकड़े समझा दे। एफडीआई मतलब विदेशी लोग जो आपकी अर्थव्यवस्था देख के इन्वेस्ट करते हैं, इस बार ये 5 साल में $193 बिलियन, जो 50% ज्यादा थे इनके अनर्थ शास्त्री के समय पर। आप मुझे बता दो कि एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक, ये बोल रहे बिस्किट और शैंपू कोई खरीद नहीं रहा है, एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक मनमोहन सिंह के जमाने में 9% बढ़ता था, ये हर साल 15% बढ़ रहा है। अरे सर, ऐसा है, मुझे आपकी राजनीतिक बेरोजगारी के पीछे क्या कारण है मैं नहीं बता सकता, पर देश में जितनी बेरोजगारी आप बताने की कोशिश कर रहे हो वो है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके करप्शन का धंधा बंद हो चुका है, आपके फर्जी फोन लोन देने का धंधा बंद, इसलिए आप उदास हो, नाराज हो, ये मैं मान सकता हूं। पर जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आम आदमी महसूस कर रहा है, इनका जीएसटी एक स्लैब वाला जीएसटी एक स्लैब वाला आपके दर पे अरे नोटबंदी तो आपकी नोटबंदी हो गई, आपकी वोटबंदी भी हो गई और आपकी नोटबंदी भी हो गई, क्योंकि आपके काले पैसे सब बंद हो गए। आपको नोटबंदी मैं मानता हूं, मसूद और चेतन का व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, कौन नहीं ये मैं मान रहा हूं। आपके जो बिछाने के नीचे था वो बाहर आ गया, ये मैं मान रहा हूं। सबर कर रही है, बैंकों से इम्तिहान और मत लो। मैं इम्तिहान दे रहा हूं, मैं इम्तिहान दे रहा हूं। आप लोग अर्थव्यवस्था खराब है, आप लोग वोट मोदी को दे रहे हैं। आप जैसे भले आदमी ये चाटुकारिता से कुछ नहीं होगा, ये चाटुकारिता नहीं चाहिए अभी। श्रीरामपुरम का 20,000 करोड़ का तथाकथित स्कैम, ऐसे 20,000 करोड़ आपने लेकिन हर आदमी आपकी तरह नहीं हो सकता। नहीं, मेरी तरह तो हो ही नहीं सकता, मुझे पता है। देखिए, अगर आप कहें, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, जितने आंकड़े दिखा रहे हैं उतनी नहीं है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं नहीं है, ठीक है। जैसा कहते हैं, पहले भी चुनाव के समय में भी क्या बोला गया था, ये ऐतिहासिक बेरोजगारी नहीं है 45 साल की, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए क्या बोला गया, हाँ भैया हालत बुरी। अभी वित्त मंत्री जी ने खुद बोला, कुछ समय पहले पार्लियामेंट में बोला कि हाँ हालत काफी खराब है, लेकिन इतना चिंता का विषय नहीं है।
खुद बोला पार्लियामेंट में, इन्होंने खुद बोला है। अब सुनिए, अरे मैं बोलने पहले, मैं बोलने, अरे मुझे बोलने तो दीजिए जनाब, चरमराई हुई है, अरे जनाब बोलने देश आगे चल रहा है, पर आपको देश में कोई अच्छा काम हो रहा है ये तो पहले से ही नहीं दिखता। पाकिस्तान एक्सपोज होता है तो पाकिस्तान जाने जाओ, पाकिस्तान चाइना पसंद है, आपको हर एक विदेशी चीज पसंद है, आपको विदेशी चीज का क्या पता है, मुझे पता है। रोटी की बात करें, आप सांस के सुन लीजिए, अच्छा आप बताओ, आपका क्या लेकर होगा, कुछ बोलूंगा तो सुन लीजिए, महंगाई आपके जमाने में आज कोई नहीं बना रहा, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, अरे हाथों को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है 1 करोड़ 48 लाख लोग बेरोजगार होते हैं। अच्छा, अर्जुन सेन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वो कहती है 12 रुपए प्रति रुपए पे। तो एनएसएस का डेटा देख लो भाई, दूसरा देखिए मुद्रा लोन का डेटा देख लो भाई, कितने रोजगार पैदा हुए वो देख लो भाई, आपको मुद्रा और एनएसएस का डेटा नहीं देखना, पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम लेंगे, हर डिबेट का पाकिस्तान का नाम, पता नहीं क्या पाकिस्तान के नाम से मिल जाएगा। अरे भैया हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुस्तान का नाम दिया जाए, पाकिस्तान छोड़ दी जाए, का नहीं चाहिए यहाँ पर। रघुराम राजन ने कहा कि आपने रघुराम राजन आपका रॉबिन हो कह रहा है। अच्छा चलो आप उसकी बात देखिए जनाब, यहाँ पर देश देखिए, हवा देख लीजिए हमारे देश की, बहुत कुछ कर सकती है हमारी सरकार, उसमें नई इंडस्ट्रीज खोल सकती है। गंगा नमामि गंगा का आंकड़े आते हैं कि गंगा और मैली हो गई। अच्छा, ताजमहल हमारे साथ वहाँ क्या स्वच्छ भारत, वहाँ पर हमने देखा कि टॉयलेट यूज करने लायक गंदा पानी था, इन्होंने योजना निकाली, हमने देखा मुजफ्फरनगर में बच्चे मर रहे हैं, क्या चाहते हैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं आंकड़े, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता जो क्या आपने सामने आ रहे पानी का खराब होने का आंकड़ा दिया, अपना मुझे आप एक अच्छा जी दिनेश जी एक मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ ना भैया, आपके जमाने में 11 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बन रहे थे, आज 27 किलोमीटर 30 किलोमीटर बन रहा है। आपका ये कहना बन रहा है, ये कौन बना रहा है? विदेशी लोग आके बना रहे हैं, फाइलों में बन रहा है। अच्छा, फाइलों में नजर तो आए, सड़कों का जो हाल पड़ा है जो हम देखते हैं, अभी बाहर निकलो दिल्ली जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शास्त्री मनमोहन सिंह के जमाने में आज आपके खाने को रोटी थी, रोटी नहीं है। लॉरेल एंड हार्डी, मेरे डिबेट के लॉरेल एंड हार्डी सुन लो, लॉरेल एंड हार्डी सुन लो, अरे देश के लॉरेल एंड हार्डी सुन लो, क्यों रहेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ है, अनिल शास्त्री अरे भाई क्यों नहीं हुआ? आप देख लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप, जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे सकते। सुनिए, मोदी हेटेड, मोदी हेटेड, ये मैं मान सकता हूँ कि मोदी हेटेड फाइलों में इसके अलावा कुछ नहीं है, हर चीज फाइलों पे नहीं होगा, आप सिर्फ बेच रहे हो, उज्ज्वला के गैस सिलेंडर 9 करोड़ टॉयलेट आप ये सब नहीं देख पा रहे हो। आज हर घर में बिजली पहुंची, हर गांव तक बिजली पहुंची। अरे आपसे जवाब मांगेगी, 30 का जवाब और 52 का जवाब सवाल हुआ ना, जवाब नहीं दे सकते। 52 देश की 303 वाले को बोलिए कि जवाब उसका इंतजार करो, आप उसका इंतजार करो, देश के हालात हो रहे हैं। देखिए इन तरह के जवाब आपको चुनाव में क्यों नहीं मिलेगा? नहीं देखिए लोग मशीनें क्या होता है, सबसे इसलिए बोलने दिया कि इसमें से क्या इसके लोगों को, इन दोनों ही तरफ के आंकड़ों से क्या इन देश के लोगों को कोई अपना ताल्लुक दिखाई दे रहा है? क्या वाकई दिखाई दे रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लोगों को वाकई ईज हो गई है? बाहर के लोग क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि उससे यहाँ की दिक्कतें दूर हो जाए? या कुछ एक आंकड़े ऐसे हैं जिनको गिनाने के लिए इस वक्त गिनाया जा सकता है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी दुश्वारियों से दो चार है। देश का सवाल है, एक छोटा सा ब्रेक। निपटने में, इससे उबरने में भी उतना ही वक्त लग जाएगा। बड़ा संकट है तो क्या उबरने में बड़ा वक्त लगेगा? और फिलहाल जो किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो फिलहाल कुछ करते हुए दिखने के लिए किया जा रहा है या इसका असर भी होगा? जगदीश शेट्टीगर साहब, क्या जिस अनुपात में ये समस्या है
उस अनुपात में हम इसको एड्रेस भी कर पाएंगे फिलहाल? देखिए, पहले बात ये सरकार का कदम के ऊपर टिप्पणी नहीं है, क्योंकि जहां सरकार ने जो कदम लिया उसका देखा जाएगा तो काफी अच्छे कदम काम किया सरकार ने। मगर फिलहाल जो मंदी चल रहा है तो उसको एक गंभीरता से लेना है, उसको पॉलिटिकल ड्रामा नहीं बनाना चाहे। तो जहां तक अभी उन्होंने घोषणा किया, आज वित्त मंत्री ने घोषणा किया, तो मुझे लगता नहीं है उसमें ये आज का जो समस्या है उसको एड्रेस कर पाने में काफी होगी है। इसको और कुछ कदम लेना चाहिए था, क्योंकि मंदी के लिए काफी मुख्य कारण है मांग में कमी होना। कैसे तो मांग कैसे बढ़ा सकते हैं, उस दृष्टि से कुछ कदम लेना था। एक तो जहां तक वो बजट में एक उन्होंने कुछ गलती किया था। उदाहरण के लिए ये जो उन्होंने 5 लाख तक जो इनका कमाई है उनको इनकम टैक्स देने का जरूरत नहीं है, वो तो अच्छी कदम है, मगर वो एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाया था। उन्होंने सिर्फ जिनका कमाई 5 लाख तक है वही लोग इस कंसेशन को के लिए तो उनको टैक्स देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है। इसका मतलब 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हो गए तो उनको टैक्स जैसे पहले चल रहा था उसी हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जो तब किया गया, अब ये जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं इसमें उसको कुछ हद तक करेक्ट करने की कोशिश की गई है क्या? और दूसरे जफर साहब, एक बार फिर से आपके पास, आपने कुछ एक सेक्टर्स गिनाए जहां पर चीजें रोजी अब भी हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सेक्टोरल एक्चुअली स्लंप है, ये स्लो डाउन है, ये ओवरऑल इकोनॉमी की हालत से इसको जोड़ के ना देखा जाए, जो जहां जहां ले ऑफ दिखाई दे रहा है या जहां कंपनियां रो रही हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कम हो गया है, खरीदार नहीं है मौजूद, क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे थे? हाँ, खरीदारी कमी है। कुछ आंकड़े आपको बताता हूं, उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। खरीदारी कमी का वजह से शेट्टीगर साहब, ये सवाल मेरा जफर भाई से था। शेट्टीगर साहब, आपके पास आता हूं प्लीज। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर आप देखिए एनबीएफसी में तकलीफ के कारण जाहिर है कि ऑटो लोन जो है वो एनबीएफसी के द्वारा ज्यादा हो रहा था। जो मैक्सिमम ऑटो लोन जो है एनबीएफसी के द्वारा, वहां पर स्लो डाउन हुआ, फंडिंग की थोड़ी सी क्रंच हुई, वहां पर लिक्विडिटी थोड़ा सा क्राइसिस हुई, तो उसकी वजह से ऑटो लोन में, ऑटो सेक्टर में थोड़ा फर्क पड़ा। अब उसको जो है सरकार ने उस लिक्विडिटी की इश्यू को एड्रेस कर दिया है। बैंक को बैंक ने क्रेडिट देना शुरू कर दिया, उनके जो एसेट्स उसको बाई करना शुरू कर दिया है। एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी आ रही है, वो देना भी शुरू कर दिया उन्होंने। बैंक के पास रिकैपिटलाइज किया 70,000 करोड़ से, जहां पर क्रेडिट फ्लो होना चाहिए वहां क्रेडिट फ्लो होगा, उसको लेवरेज करेंगे 10 टाइम। बैंक तो 7 लाख करोड़ का जो लोन अगर क्रेडिट फ्लो होता मार्केट में, उससे एक जो बूस्ट इकोनॉमी को मिलेगा अपने आप में। बट एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि इसका इस बार का पीएमआई नंबर अगर आप देखें, वो अपने आप में ही सब कुछ दर्शाता है। अगर पीएमआई नंबर देखें तो उसमें दिखता है कि जून का जो पीएमआई नंबर था और जो जुलाई का पीएमआई नंबर था, वो जुलाई का नंबर बेहतर था। सिर्फ यहां नहीं, आप ग्लोबली उठा के देखिए, सब इमर्जिंग इकोनॉमीज में और डेवलप्ड इकोनॉमीज में, तो इंडिया का जो पीएमआई नंबर है जुलाई का सबसे बेटर है ग्लोबली। उससे समझ में आता है कि अगर उसके जो इनपुट्स है उसको देखें तो जॉब क्रिएशन जो है 8 साल में सबसे बेहतर जॉब क्रिएशन जुलाई के महीने में हुआ है। तो समझ में आता है कि कुछ सेक्टर में हो सकती है प्रॉब्लम, और सरकार ने तस्लीम करते हुए उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। कितने लोग ऐसे हैं जफर भाई जो पीएमआई समझ पाएंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो ये मैक्रो इंडिकेटर समझ पाएंगे? ज्यादातर लोग तो वो हैं जिनको अपनी जिंदगी में क्या घट रहा है उससे मतलब होता है। मसूद, मैं अग्रवाल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मसूद। देखिए, समस्या ये है, ओके जफर भाई, सुन लिया आपने जो कहा। हाँ दिनेश भाई, समस्या ये है कि ये समस्या को नहीं समझ रहा है। अगर ये लोग समस्या को समझें और इस बात को ईमानदारी से माने कि हाँ प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम ना होती तो इतने सेक्टर से ये बात उठ के ना। समस्या देने वाले समस्या को ज्यादा समझते हैं, मैं समझता हूँ इसको, पर आप मुझे ये बताइए कि समस्या समस्या को सुलझाने के लिए कुछ किया होता। आप 2 साल पहले अलग लाइन पे, आपकी बात आप ही समस्या बात होने दीजिए। बात मैं जो बात कह रहा हूँ
आप जैसे लोगों ने तो माहौल को बिगाड़ा है, आप जैसे लोगों ने तो माहौल को बिगाड़ा है। 2 साल पहले आपकी समस्या अलग थी, 2 साल बाद आपकी समस्या अलग है। से तो जूझ गए, अरे हम आज जैसे लोगों की समस्या से जूझ रहे हैं, आप जैसे लोगों ने तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई देश को बनाने की बात करो, जो परेशानी है उनको मानो और उनका किस तरह से समाधान किया जा सकता है और कैसे हल किया जा सकता है वो करो। दिक्कत आ जाएगी। अरे शराब पट्टू वाला जी, आप समस्या देने आप 2 वालों साल से पहले आपकी इस देश का समस्या है, मैं ये बात मानता हूँ। अरे भाई, आप समस्या अरे देना भाई बंद करो। मुझे अटैक विपक्ष में करने भी से कुछ बैठ नहीं के हुआ। देखिए चिदम्बरम की समस्या। अरे भाई उसको मुझे सुलझा अटैक दिया। करने से कुछ नहीं अब हुआ। आप समस्या राहुल की गांधी और सोनिया मान गांधी लो, की भी समस्या है। अरे पलटू वाला जी मान लो चिंता मत करो। कि समस्या जो है, एक-एक पाई इस आपने समस्या लूटी को है, जो समस्या मानो अर्थव्यवस्था की एक-एक और पाई जो आपने देश के लूटी जो है, काबिल लोग हैं, उसको विद्वान आपके लोग हैं, हलक में डाल के इंटेलेक्चुअल्स निकालने का हैं, काम किया जो जाएगा। इकोनॉमिस्ट हैं, आपके उन लोगों हलक के में पास डाल के जाओ। निकाल के मोदी जी गए बैंकों थे में वापस लाया मनमोहन जाएगा। सिंह जी के जो पास, पैसा आपने उनसे विदेशी बैंकों पूछने के में लिए भेजा किस है, तरह संभाला जो जाए, स्विस बैंक में ऐसे आपने कदम भेजा उठाओ। है। तो असल में क्या ये बहुत अरसे से चली आ रही है गड़बड़ी होगा। थी जिसमें करेक्शन हुआ और रिफॉर्म हो रहा है, लिहाजा ये करेक्शन ये रिफॉर्म कुछ वक्त लेता है और वो ये वक्ती दुश्वारी है जिसको हम झेल रहे हैं। क्या 70 साल में ये जिस दौर की बात की जा रही है ये वक्ती दुश्वारी है क्योंकि रिफॉर्म और करेक्शन की तरफ देश जा रहा है, या क्योंकि इतने बड़े मैंडेट का सरकार को एक बार फिर से मिलने का हवाला दिया जा रहा है? तो ये पैसों की जेब से और जिंदगी से जुड़ी हुई दुश्वारियां लोगों को कुछ नहीं लग रही हैं, कुछ दूसरे मुद्दे हैं जिन पर पहले लोग कंसर्न है, लिहाजा इस गवर्नमेंट को यह मैंडेट मिला है। ये तमाम सवाल हैं जो अब भी सामने खड़े हुए हैं और वक्त इनका जवाब एक एक करके देना शुरू करेगा। अग्रवाल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे, क्या स्थितियां जल्द सुधरती आपको नजर आती हैं? बहुत संक्षेप में। देखिए, मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो आज भी बहुत ज्यादा है और जब तक ये रियल इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, चूंकि आज कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि रेपो रेट, चूंकि गवर्नमेंट ने पिछले आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट कम किया था, तो लेकिन उसका ट्रांसमिशन नहीं हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि आखिरकार जो आदमी ईएमआई देता है उसको कितनी राहत मिलती है, इस पर निर्भर करेगा बैंक कितना ट्रांसफर करते हैं उस राहत को जो उनको मिलती है एंड कंज्यूमर को, कस्टमर को, इस पर डिपेंड करेगा कि ये स्थितियां कितनी जल्दी बदलती हैं। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।